हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडिटर अकेडमी पर। चले फ्रेंड्स, आज क्लास को शुरू करते हैं। आज क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। जो हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए उनकी हम आपको व्याख्या भी कराएंगे, जिससे आपके एक ही क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं। तो क्लास को धैर्य बनाए रखिए और अंत तक देखते चलिए। क्लास के अंत में हम आपसे अभ्यास प्रश्न भी करेंगे, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और जो पिछली क्लास में बच्चों के एक आध क्वेश्चन में डाउट्स रह गए थे, वे भी हमें आपको यहाँ पर क्लियर कराते हुए चलेंगे। तो कुल मिलाकर आज ये क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। इसका जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए और भी बच्चों को क्लास शेयर कीजिए। तो चलिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवाइज करते हुए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, थाइमस, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, अग्नाशय ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अग्नाशय ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अग्नाशय में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा कोशिकाएं पाई जाती है, जो ग्लूकेगोन, इंसुलिन का, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावन करती है। इंसुलिन हार्मोन शरीर में मधुमेह को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। एक क्वेश्चन यहाँ से खूब पूछा जाता है कि शरीर में मधुमेह को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो इंसुलिन हार्मोन शरीर में मधुमेह को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वह है यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि। इसे भी आप यहाँ पर देखते हुए चलिए, क्योंकि यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, टमाटर का लाल रंग होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, लाइकोपिन के कारण, कैरोटीनॉइड्स के कारण, एंथोजेंथिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। टीजीटी परीक्षा 2013 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग यहाँ पर होता है। तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन नामक लाल रंग के वर्णक के कारण होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। टमाटर जब कच्चा होता है तो उसका रंग हरा होता है। यह हरा रंग टमाटर में मौजूद क्लोरोफिल के कारण होता है। तो यहाँ से टमाटर का हरा रंग किसकी मौजूद होने पर यहाँ पर होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्लोरोफिल की मौजूदगी में यहाँ पर टमाटर का हरा रंग होता है। वहीं अगर लाल रंग होता है तो लाइकोपिन के कारण होता है। तो इसी व्याख्या को भी आप ध्यान से देखते चलिए, क्योंकि यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक निश्चित अवधि के लिए दी गई आय में खर्च करने पर बचत करने की एक योजना है। व्यय विवरण, आय विवरण, बजट या बैलेंस शीट। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक निश्चित अवधि के लिए दी गई आय में खर्च करने पर बचत करने की एक योजना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, यह योजना है यहाँ पर बजट। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मस्तिष्क के भाग है, मध्य मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क, वृद्ध मस्तिष्क या इनमें से सभी। टीजीटी परीक्षा 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि मस्तिष्क के भाग है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मध्य मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क और वृद्ध मस्तिष्क, ये तीनों ही मस्तिष्क के भाग है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है। शुद्ध घी, सरसों का तेल, रिफाइंड, मूंगफली के तेल। यहाँ पर आपको बताना है कि सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है तो किससे होती है, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो शुद्ध घी में सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। प्रत्येक ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी तथा वसा में 9.3 किलो कैलोरी मात्रा होती है। शुद्ध घी, रिफाइंड, मूंगफली के तेल और सरसों के तेल सभी वसा के रूप हैं, लेकिन शुद्ध घी में पानी का प्रतिशत लगभग 0.5 से 1.0% होता है। इसलिए शुद्ध घी में सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो प्रत्येक ग्राम में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है प्रत्येक ग्राम में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और वसा में कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी यहाँ पर
प्राप्त होती है वही वसा में 9.3 किलो कैलोरी यहाँ पर प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन्हें भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उन्हें आप साथ साथ नोट करते चलिए ताकि एग्जाम के समय आप उनका रिवाइज कर सको। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देंगे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि अग्नाशय में पाए जाने वाले कौन कौन से एंजाइम होते हैं। पीएचडी परीक्षा 2006 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, एमाइलेज तथा लाइपेज। ये अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम हैं, तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अग्नाशय में एमाइलेज तथा लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। एमाइलेज स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज में तोड़ता है। लाइपेज एंजाइम वसा अणुओं को ग्लिसरॉइड तथा वसीय अम्लों में विखंडित करता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है कि एमाइलेज स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज में तोड़ता है, वहीं यहाँ पर लाइपेज एंजाइम वसा अणुओं को ग्लिसरॉइड तथा वसीय अम्लों में विखंडित करता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसे भी आप यहाँ पर व्याख्या को ध्यान से देखते हुए चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, पौष्णिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, अच्छी और बुरी, अपर्याप्त और अपर्याप्त, कुपोषित तथा अतिपोषित, अल्पतम, अनुकूलतम और अल्पतम। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पीएचडी परीक्षा 2005 में ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि पौष्णिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में, तो किस रूप में किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पौष्णिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है अनुकूलतम और अल्पतम के रूप में। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मुख्य रूप से पोषण की स्थितियाँ 3 प्रकार की होती है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि मुख्य रूप से पोषण की स्थितियाँ कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की होती है, सुपोषण या उत्तम पोषण, अनुकूलतम पोषण और अपर्याप्त पोषण। तो ये 3 प्रकार की यहाँ पर होती है। उत्तम पोषण वह स्थिति होती है जब व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, उसमें किसी रोग के लक्षण न हो एवं वह अपनी आयु के अनुरूप क्रियाशील हो। अनुकूलतम पोषण में शरीर को अलग अलग तरह के पोषण की जरूरत होती है और जब शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता तो इसमें कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं जो शारीरिक व मानसिक परेशानियों का कारण बनते हैं। अपर्याप्त पोषण वह स्थिति है जहाँ कुछ पौष्टिक तत्व कम तो कुछ अत्यधिक होते हैं। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो अपनी तैयारी को आप अच्छे से करते चलिए ताकि आपका एक भी पॉइंट यहाँ से ना छूटे। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन ए का रासायनिक नाम है थायमीन, टोकोफिरोल, रेटिनोल या एस्कॉर्बिक अम्ल। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। पीएचडी परीक्षा 2006 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, दूध में किसकी कमी होती है। विटामिन ए, प्रोटीन, विटामिन बी या विटामिन सी। टीजीटी परीक्षा 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको यहाँ पर बताना है कि दूध में किसकी कमी होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, दूध में विटामिन सी की कमी होती है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा परिधान उत्पादन प्रणाली, टीम कार्य और उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता हेतु साझा उत्तरदायित्व पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ग्राहक अपेक्षित उत्पादन प्रणाली। ऑप्शन 2, प्रतापीय उत्पादन प्रणाली। तीसरा ऑप्शन दिया गया प्रगतिशील पोर्टलिका प्रणाली और चौथा ऑप्शन इकाई उत्पादन प्रणाली। यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा परिधान उत्पादन प्रणाली, टीम कार्य और उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता हेतु साझा उत्तरदायित्व पर आधारित है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ये है यहाँ पर प्रतापीय प्रणाली उत्पादन प्रणाली। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। परमापी उत्पादन प्रणाली में 4 से 17 लोगों का एक समूह शामिल होता है जो अपने स्वयं के मानक निर्धारित करते हैं और एक तैयार परिधान का उत्पादन करने के लिए मिलकर काम करते हैं। वे एक टीम या मॉड्यूल के रूप में काम करते हैं और
टीम का प्रत्येक सदस्य एक से अधिक ऑपरेशन पर काम करता है। इस प्रणाली में ऑपरेटर एक दूसरे के परिधान को जल्दी से खत्म करने में मदद करते हैं और टीम उत्पादन और गुणवत्ता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण व्याख्या लगाते चलिए और उस व्याख्या को ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, वह तंतु जो जलते समय बाल जलने जैसी गंध देता है, ऊन, नायलॉन, रेयॉन या लिनेन। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि वह तंतु जो जलते समय बाल जैसी जलने की गंध देता है, तो वो कौन सा यहाँ पर तंतु होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा ऊन। वह तंतु है ऊन जो बाल जलने जैसी बदबू देता है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ऊन केराटिन नामक एक प्रोटीन युक्त पदार्थ से बना होता है। प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा के कारण ही इसे प्रोटीन प्रधान रेशा कहा जाता है। ऊन ही एकमात्र ऐसा रेशा है जिनमें गंधक होता है। इसमें 50% कार्बन, 25% ऑक्सीजन, 15% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन तथा 3 से 4% गंधक पाई जाती है। केराटिन पदार्थ सेल्यूलोज से भिन्न होता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और सल्फर होता है। इन्हीं दो तत्वों की उपस्थिति के कारण यह वनस्पति जंतुओं से भिन्न होता है। प्रोटीन तंतु होने के कारण ही इसमें अधिक गर्मी होती है और चलते समय बाल जलने जैसी गंध देता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर ऊन में केराटिन नामक प्रोटीन पदार्थ पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यहाँ पर कितनी मात्रा कार्बन की होती है, ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है, नाइट्रोजन की यहाँ पर कितनी मात्रा होती है और हाइड्रोजन और गंधक की कितनी मात्रा होती है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। तो इसकी मात्राएं भी यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ते चलिए। इस व्याख्या को भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए क्योंकि यहाँ से भी 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और भी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 12, मानव संसाधन है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए वस्तुगत सामग्री, सामान्य सुविधाएं, मनुष्य में अंतर्निहित या वित्तीय संपत्ति। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि मानव संसाधन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मानव संसाधन है मनुष्य में अंतर्निहित। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, अमानवीय संसाधन जो कि सामाजिक सुविधाओं के अंदर आते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए उपभोक्ता केंद्र, पार्क, पुस्तकालय या उपरोक्त सभी। जीआईसी 2017 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि अमानवीय संसाधन जो कि सामाजिक सुविधाओं के अंदर आते हैं, तो कौन से में साधन होंगे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो उपभोक्ता केंद्र भी होगा, पार्क भी होगा और पुस्तकालय भी होगा। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस तत्व के प्रयोग से कला के आकार, रंगों और रेखाओं को दोहराया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए फोकस बिंदु, बैलेंस, महत्व या पैटर्न। एमपी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2015 और यूजीसी नेट एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तब अपना आंसर आप यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, पैटर्न। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जब रेखाएं किसी स्थान में जुड़ती है तो इसके परिणाम स्वरूप बाह्य रेखा या आकार निर्मित होता है। जब द्विआयामी आकार तीसरे आयाम को प्राप्त करता है तो यह स्वरूप कहलाता है। आकार को नमूने के पैटर्न के रूप में समझा जाता है जबकि स्वरूप को ठोस के रूप में समझा जाता है। तो इस व्याख्या को भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए और उसे ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा एक वेट रंजक है। हल्दी, कोलतार, नमक या इंडिगो। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर कि इनमें से कौन सा वेट रंजक यहाँ पर है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, इंडिगो। ये यहाँ पर एक वेट रंजक है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं व्याख्या के साथ में। यहाँ पर इस व्याख्या को आप ध्यान से देखते हुए चलिए। संश्लेषित रंगों के प्रकार। यहाँ पर संश्लेषित रंगों के प्रकार दिए गए जिसमें अम्लीय, क्षारीय और उदासीन यहाँ पर होते हैं। ये भी क्वेश्चन यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अम्लीय कार्बन युक्त सोडियम तथा कैल्शियम जैसे ऊन पर यहाँ पर किया जाता है इसका प्रयोग।
कार्बन यहाँ पर क्षारे, यहाँ की बात करें क्षारे का, तो कार्बन के नमक, रेशमी तथा सेलुलोज वस्त्रों पर यहाँ पर किया जाता है। वही उदासीन, प्रत्यक्ष रंग, विकसित रंग, गंधक रंग और वेट रंग होते हैं। वेट रंग के भी 3 समूह यहाँ पर वर्ग समूह दिए गए हैं, जिसमें इंडिगोसोल तथा एल्गोसोल, अर्थात विकल्प डी भी यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर एंथ्राक्वाइनोइड्स और सल्फर यहाँ पर इसके अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर उदासीन यानी कि वेट रंगों के भी 3 वर्ग यहाँ पर बांटे गए हैं, इसे भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। तो संश्लेषित रंगों के प्रकार यहाँ पर दिए गए अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। और यहाँ पर किस किस पर इसका प्रयोग किया जाता है ये भी यहाँ पर दिया गया है, ये भी आप ध्यान से इस व्याख्या को पढ़ते चलिए, क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछे भी यहाँ से गए हैं। फ्रेंड्स, जो हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ में जो व्याख्या आपको कराते हुए चले उसे आप ध्यान से देखते चलिए, क्योंकि इन व्याख्या से आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे, तो जो एग्जाम में भी यहाँ पर पूछे गए। तो आप इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलिए, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उन्हें आप साथ साथ नोट करते चलिए। जो बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे और जो बच्चे कॉपी पेन नहीं लेकर बैठे वे भी क्लास को ध्यान से देखते हुए चलेंगे। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, रंग का नाम कहलाता है ह्यू, मूल्य, तीव्रता या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि रंगों का नाम कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, रंगों का नाम ह्यू कहलाता है, तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, जापानी पुष्प सज्जा में 100 इंगित करता है पृथ्वी, स्वर्ग, मनुष्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। यूपीटीसी 2021 और पीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलिए। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि जापानी पुष्प सज्जा में 100 इंगित करता है, तो क्या इंगित करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इसमें 100 इंगित करता है मनुष्य को। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पूर्व के देशों जैसे भारत, चीन, जापान में उद्यानों और पुष्पों से लोगों को सदा प्रेम रहा है। जापान में पुष्प विन्यास को एक महत्वपूर्ण कला माना गया है। जापान में पुष्प सज्जा का आरंभ 6वीं सदी से हुआ। आज से लगभग 1400 वर्ष पहले इकेबाना पुष्प सज्जा को जापान में इकेबाना के नाम से पुकारा जाता है। इकेबाना का शाब्दिक अर्थ है जीवित फूल। प्रत्येक जापानी सज्जा में 3 आधार प्रतीक होते हैं। ये 3 टहनियों के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं, जिसमें सिन स्वर्ग को, 100 मनुष्य को और हाई की पृथ्वी को इंगित करता है। अतः यहाँ पर विकल्प सी हमारा यहाँ पर सही है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन यहाँ से इकेबाना यहाँ पर कहाँ की पुष्प सज्जा, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। इसे भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। और ये कब से आरंभ किया गया, तो 6वीं शताब्दी से ये आरंभ किया गया था, लगभग 1400 वर्ष पहले। और यहाँ पर सिन स्वर्ग को इंगित करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 100 यहाँ पर मनुष्य को इंगित करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और हाई की पृथ्वी को इंगित करता है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस व्याख्या को आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए और ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है पढ़कर सीखना, करके सीखना, सुनकर सीखना या देखकर सीखना। आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा चुका है, इसे भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है करके सीखना। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आइए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, पुष्टिकर पदार्थ यहाँ पर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, तो यहाँ पर इसका कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं। तो पुष्टिकर पदार्थ ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं, तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पुष्टिकर पदार्थ शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, बल्कि शरीर में होने वाले रोगों से उनकी रक्षा करते हैं। पेय पदार्थ, फल, सांद्र फलों के पाउडर, फ्रूट बार, जेली, जैम, विटामिन और खनिज तत्व इसी के अंतर्गत आते हैं। यह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। चयापचय एवं जटिल रासायनिक क्रियाओं के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। खनिज लवण शरीर की वृद्धि एवं विकास के साथ साथ उसके निर्माण का भी कार्य करता है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियमन खनिज लवण के द्वारा ही होता है। भोज्य पदार्थों का सेवन करने से इनकी स्वतः पूर्ति होती है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20, खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक यानी क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है ऐसे। 1:2 गुणा BMR। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देगा 1:4 गुणा BMR।
तीसरा ऑप्शन दिया गया 1:2 गुना BMI। चौथा ऑप्शन दिया गया यहाँ पर 1:4 गुना BMI। टीजीटी परीक्षा 2005 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक इकाई दिखाई जाती है ऐसे, तो कैसे दिखाई जाती है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा 1:4 गुना BMR, तो ये ऐसे दिखाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आधारित चयापचय दर, इसे BMR कहते हैं। इसकी BMR की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी गई, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो BMR की फुल फॉर्म भी आप ध्यान से देखते चलिए। तो आधारित चयापचय दर ऊर्जा को कैलोरी में व्यक्त करने वाला एक नंबर है। प्रत्येक व्यक्ति का BMR अलग अलग होता है, क्योंकि BMR को कई प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। सामान्य रूप से एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति की आधारित चयापचय दर BMR 1 कैलोरी प्रति किलोग्राम शारीरिक भार प्रति घंटा होती है। BMR मापने के लिए हैरिस बेनेडिक्ट ने एक फॉर्मूला दिया है। इस फॉर्मूला में व्यक्ति के लिंग, आयु, वजन और लंबाई का उपयोग कर BMR का पता लगाया जाता है। ये फॉर्मूला महिला और पुरुष के लिए अलग अलग है। निष्क्रिय व्यक्ति के लिए खाद्य ऊर्जा कैलोरी गणना 1.2 गुना BMR होती है। वहीं कम सक्रिय व्यक्ति के लिए खाद्य ऊर्जा 1.375 यहाँ पर गुणा BMR होती है। वहीं अत्यधिक सक्रिय व्यक्ति के लिए खाद्य ऊर्जा 1.901 यहाँ पर गुणा BMR होती है। वहीं खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक इकाई कैलोरी गणना 1.4 गुना BMR होती है, जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। ये भी आप ध्यान से देखते चलिए। तो यहाँ पर ये हैरिस बेनेडिक्ट ने ये फॉर्मूला दिया था BMR का। ये भी यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, और BMR की फुल फॉर्म भी यहाँ से एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये भी आप ध्यान से देखते चलिए। इस व्याख्या को आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए, क्योंकि कई क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बच्चों को, ताकि हमें भी यहाँ पर मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन यहाँ पर मिलता रहे। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया कीजिए, ताकि हम और भी इसमें सुधार कर सके। अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से यहाँ पर बेहतर से बेहतर प्रयास आपके लिए यहाँ पर कर पाए। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते, एक आध बच्चा ही हमें कमेंट करता है। इससे क्या है कि हमारा मोटिवेशन भी यहाँ पर डाउन होता है। तो आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना उचित है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए 5 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 12 किलोग्राम, या भार बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए। पीजीटी परीक्षा 2005 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना उचित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, 12 किलोग्राम भार बढ़ना उचित है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22। कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग करते हैं खड़िया, पेंसिल, मिल्टन चौक, या कुछ भी नहीं। टीजीटी परीक्षा 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मिल्टन चौक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23। जो लोग इस समय मौजूद नहीं है उनके व्यवहार को याद रखने और कॉपी करने की क्षमता क्या कहलाती है। अनुकरण, नकल, स्थगित अनुकरण, मिमिक्री। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। आपको बताना है कि यहाँ पर जो लोग इस समय मौजूद नहीं है उनके व्यवहार को याद रखने और कॉपी करने की क्षमता क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, स्थगित नकल कहलाती है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24। प्रसार शिक्षा के क्षेत्र है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, पशु चिकित्सा और पशुपालन विस्तार। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कृषि व इंजीनियरिंग विस्तार। तीसरा ऑप्शन दिया गया कृषि और औद्योगिक विस्तार, और चौथा ऑप्शन देगा उपरोक्त सभी। आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि प्रसार शिक्षा के क्षेत्र है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। ये सभी प्रसार शिक्षा के क्षेत्र है।
यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 25, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए 4 पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टी या 1 पट्टी। तो आपको बताना है यहाँ पर सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है। टीजीटी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 26, मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए DDT, आयोडीन, ब्लीचिंग पाउडर या इनमें से कोई नहीं। टीजीटी परीक्षा 2006 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है, तो किसका छिड़काव किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, DDT का छिड़काव किया जाता है मक्खियों को नष्ट करने के लिए। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से एक श्रव्य सामग्री है। पोस्टर, टेप रिकॉर्डर, कठपुतली या टीवी। टीजीटी परीक्षा 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से एक श्रव्य सामग्री है। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, टेप रिकॉर्डर एक श्रव्य सामग्री है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 28, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का क्षेत्र है। व्यापक, सीमित, द्विआयामी या इनमें से कोई नहीं। टीजीटी परीक्षा 2006 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि गृह विज्ञान प्रसार का शिक्षा का क्षेत्र है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का क्षेत्र है व्यापक। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम बना 1976 में, 1990 में, 1961 में या 1980 में। टीजीटी परीक्षा 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम बना, तो ये कब बना था ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यह अधिनियम बनाया गया था 1990 में। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। राष्ट्रीय महिला आयोग की संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधायी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने, शिकायतों के निवारण को सुकर बनाने और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 भारत सरकार का 1990 का अधिनियम संख्या 2 के तहत जनवरी 1992 में की गई। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है। यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है कि भारत सरकार का अधिनियम 1990 का अधिनियम है जो संख्या 20 के तहत इसकी जानकारी दी गई और 1992 में ये किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर 1990 यहाँ पर सही होगा। ये भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगाते हुए चलेगा। यहाँ से कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ जाता है अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 30, किसी पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में PhD की उपाधि प्राप्त की। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, डॉक्टर KN चंद्रशेखर, डॉक्टर मनोहर गोस्वामी, डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद या डॉक्टर मधुसूदन प्रसाद सिन्हा। टीजीटी परीक्षा 2004 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आप क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगाते चलिए। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में PhD की उपाधि प्राप्त की। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, डॉक्टर KN चंद्रशेखर। इनके द्वारा गृह विज्ञान में PhD सर्वप्रथम यहाँ पर प्राप्त की गई थी। तो यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। डॉक्टर KN चंद्रशेखर ने प्रथम भारतीय पुरुष हैं ये जो गृह विज्ञान में PhD की उपाधि प्राप्त की, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इन्होंने राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में गृह विज्ञान संकाय के डीन पद पर भी कार्य किया था। ये क्वेश्चन भी यहाँ से एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज। आपको यहाँ पर बताना है कि दूध में किसका प्रतिशत अधिक होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत दूध में अधिक होता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मानव स्वास्थ्य के लिए वही भोजन पदार्थ लाभदायक होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन उचित मात्रा में उपलब्ध हो। इस संदर्भ में दूध पूर्ण आहार है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट 4.9%, वसा लगभग 3.7%, प्रोटीन लगभग 3.5%, खनिज लवण 1.0% व जल 87%,
यहाँ पर 0% पाया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर दूध में कार्बोहाइड्रेट का सर्वाधिक प्रतिशत 4.9% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CH2 यहाँ पर O है होता है। ये भी यहाँ पर ध्यान से देखते चलिए। तो किसका कितना प्रतिशत दूध में पाया जाता है ये भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। और दूध को पूर्ण आहार कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस व्याख्या को आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, लाल ताड़ के तेल में होता है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन ई। टीजीटी परीक्षा 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि लाल ताड़ के तेल में होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो लाल ताड़ के तेल में होता है विटामिन ई। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विटामिन ई की प्राप्ति के मुख्य साधन अनाज के भ्रूण के तेल जैसे नारियल, अलसी, सरसों और बिनोले हैं। वनस्पति तेलों व्यवसायों में इसकी अच्छी मात्रा उपस्थित रहती है। ताड़ के लाल तेल का उसका नाम अपने विशिष्ट गहरे लाल रंग की वजह से मिला है। ताड़ के लाल तेल में टोकोफेरोल और टोकोट्राइनोल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। प्रजनन संस्थान के कार्यों को नियंत्रित करने वाला यह विटामिन बांझपन को दूर करता है। इस विशेषता के कारण इसे बांझपन विरोधी के रूप में भी जाना जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि यहाँ से कई क्वेश्चन जो यहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वही विटामिन बांझ को दूर करता है और इसे बांझपन विरोधी विटामिन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और विटामिन ई के प्राप्ति के मुख्य साधन कौन कौन से होते हैं ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट व्याख्या लगाते हुए चलिए। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 33, सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन यहाँ पर देंगे राजा राम मोहन राय, हरविलास शारदा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या इनमें से कोई नहीं। पिछली परीक्षा 2003 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताने कि सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ, ये आपको बताते चलना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। हरविलास शारदा के यहाँ पर प्रयास से यहाँ पर ये बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सन 1929 में हरविलास शारदा के प्रयत्न से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 28 सितंबर को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। लड़कियों के लिए आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष तय की गई, जिसे बाद में लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 कर दिया गया। इसके प्रायोजक हरविलास शारदा थे। इनके नाम पर इसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस व्याख्या को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। अब मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ ये क्वेश्चन यहाँ से कौन कौन से यहाँ से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ये 28 सितंबर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। लड़कियों के लिए कितनी आयु यहाँ पर तय की गई थी 14 वर्ष और लड़कों के लिए यहाँ पर 18 वर्ष। ये भी क्वेश्चन अलग अलग यहाँ से पूछे जा चुके हैं। और बाद में ये कितनी कर दी गई तो लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष। ये भी क्वेश्चन यहाँ से अलग अलग पूछे गए हैं। इसके प्रायोजक हरविलास शारदा थे और इनके नाम पर इसे शारदा अधिनियम कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से अलग अलग एग्जाम में पूछे गए। तो इस एक क्वेश्चन से यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। तो इसे इंपॉर्टेंट आप लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 34, परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं बल्कि उसको समृद्ध बनाना है। यह कथन किसका है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर GK अग्रवाल, डॉक्टर MK जायसवाल, डॉक्टर जॉन डी रॉकफेलर, डॉक्टर जॉन डी बघेल। पिछली परीक्षा 2003 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है। यह आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये कथन कहा गया है डॉक्टर GK अग्रवाल के द्वारा। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपनी क्लास के अंतिमवें क्वेश्चन की ओर और फिर इसके बाद में हम जो डाउट्स वाला क्वेश्चन होगा वे करेंगे और फिर उसके बाद में हम आपको यहाँ पर आज का अभ्यास प्रश्न आपको कराने वाले हैं। तो आप यहाँ पर क्लास में बने रहिए। हमारा 35वां क्वेश्चन है ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे मातृ सुरक्षा योजना, राजीव गांधी किशोरी योजना, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। टीजीटी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु
कौन सी योजना है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एक विशेष आयु वर्ग जो कि पढ़ और लिख सकता है उसे उस विशेष जनसंख्या की साक्षरता दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु वर्ष 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग के लड़कियों और महिलाओं को शैक्षिक शक्ति प्रदान करना है। जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर बालिका विद्यालय योजना, यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, जो यहाँ पर वर्ष 2004 में यहाँ पर वृद्धि के लिए ये शुरू की गई थी। ये भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए और इस व्याख्या को भी ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने पिछले क्लास के डाउट वाले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो बच्चों का डाउट था इस क्वेश्चन में कि चीनी का जेली में कार्य होता है, बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना, अतिरिक्त जल को जेली में बांध कर रखना और स्वादिष्ट बनाना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयोग के द्वारा भी यहाँ पर उपयुक्त यहाँ पर सभी यहाँ पर आंसर उठाया गया है। अगर यहाँ पर उपयुक्त सभी ऑप्शन में ना होता तो तब तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही था, तो ये यहाँ पर तब यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होता। अगर यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं होता तो बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना, तब ये आंसर यहाँ पर आपका होता। लेकिन यहाँ पर सभी ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या के साथ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेली एक अर्ध पारदर्शी मुरब्बा है जिसे विभिन्न फलों के रसों से बनाया जाता है। जेली में चीनी परिरक्षक का कार्य बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना, अतिरिक्त जल को जेली में बांधना तथा स्वादिष्ट बनाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी यहाँ पर इसके कार्य है। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है, उपयुक्त सभी। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। चीनी जेली में कई काम करता है। यह जेलिंग प्रक्रिया में मदद करती है, जेली को मीठा और स्वादिष्ट बनाती है और एक परिरक्षक के रूप में कार्य करती है जो जेली को खराब होने से बचाती है। चीनी जेली बनाने में कैसे मदद करती है? तो जेलिंग चीनी पेक्टिन के साथ मिलकर जेलिंग प्रक्रिया में सहायता करती है जिससे जेली को उसकी विशिष्ट बनावट मिलती है। वहीं मीठा, यहाँ पर चीनी जेली को मीठा और स्वादिष्ट बनाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर परिरक्षक, चीनी एक परिरक्षक के रूप में कार्य करती है जो जेली को लंबे समय तक खराब होने से बचाती है। वही चीनी के बिना जेली नहीं बनेगी और उतनी अच्छी तरह से संरक्षित भी नहीं होगी। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आई होप आपकी जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में यहाँ पर डाउट्स थे उनके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो जो आयोग के द्वारा यहाँ पर ऑप्शन उठाया गया है वो यहाँ पर डी है। अगर यहाँ पर डी ऑप्शन ना होता तब ये आंसर यहाँ पर सही था। तो अभी तो आप यहाँ पर डी ऑप्शन लगाते चलिए। आई होप आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ जाते हैं अब अपने अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न है यहाँ पर खाली स्थान के उत्तरजीवियों को मदद प्रदान करने के लिए वर्ष 1945 में कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर केयर की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन देंगे पहला विश्व युद्ध, दूसरा ऑप्शन देगा शीत युद्ध और तीसरा ऑप्शन देगा दूसरा विश्व युद्ध और चौथा ऑप्शन देगा कारगिल युद्ध। आप यहाँ पर टीजीटी परीक्षा 2016 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को और भी बच्चों को शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को इसका फायदा हो सके। तो चलते हैं, मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।